हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय यमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 10वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का सीखे सेट नंबर 5 एच जेड, जिसका ऑप्शनल क्वेश्चन हमें देखना है। ये परीक्षा में एग्जाम बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन के आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आज हम लोग ये सेट नंबर 5 का एच जेड का हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शनल का, ताकि हमारा 20 नंबर मजबूत हो जाए आपके क्लास में परीक्षा में। ठीक है बच्चों, चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है परिमेय संख्या होगी। इसमें ऑप्शन दिया है 4, या ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है √9, ऑप्शन डी है √7। हमसे पूछा है परिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कड़ी में कोई संख्या हो, है ना, रूट के अंदर अगर कोई संख्या हो यहाँ पे, और वो संख्या परिमेय संख्या तभी कहलाता है बेटा जब ये x का मान कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना। x का मान अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जैसे यहाँ पे x के स्थान पे 1 आ जाए, ठीक है, 4 आ जाए, है ना, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, ये सारा नंबर है अगर, तो वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है ना। समझ नहीं बात। और अगर ये x के स्थान पे कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ठीक है, जैसे हमारा 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5, 6, 7, है ना, 8 हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है, ऐसे जो नंबर है वो अगर आता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि परिमेय संख्या इसमें कौन होगा। तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्वक संख्या नहीं है, ये भी पूर्वक संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। पूर्वक संख्या कड़ी में 9, कड़ी में 9 का मान 3 होता है। ये रूट से पूरित तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी द्विघात समीकरण y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होता है। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है अगर, है ना, तो चलिए आइए देखते हैं पहले इसका ऑप्शन है पहला परवलयाकार, है ना, परवलयाकार। दूसरा ऑप्शन है आयताकार। तीसरा ऑप्शन है सीधी रेखा। चौथा ऑप्शन है वृत्ताकार। ठीक है, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो अगर द्विघात समीकरण है तो उसका ग्राफ अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा x अक्ष हो गया, है ना, और ये क्या है, y अक्ष है। तो अगर कोई सरल रेखा, मतलब अगर कोई एक घाती बहुपद होता है, जैसे अगर वो ax प्लस बी वाई, है ना, एक घाती बहुपद ax प्लस बी इक्वल टू सी हो जाए, है ना, तो अगर एक घाती बहुपद कोई बहुपद है, तो या एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण होता है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, एकदम सीधी रेखा होती है। बट अगर द्विघात समीकरण है बच्चा, तो द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा परवलय के आकार का होता है, ऐसे परवलय आकार होता है ना। इस रूप से ऐसे इसका ग्राफ आप जब भी खींचेगा, किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा परवलय के आकार का होता है। ऐसे यू के आकार, मतलब यू के आकार कैसे जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं परवलय आकार। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो आप बोलेंगे परवलयाकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका ग्राफ हमेशा परवलय के आकार का होता है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोला है कि समीकरण निकाय x अपान a इक्वल टू y अपान b, और दूसरा समीकरण है ax प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन नंबर ए में है ए, फिर यहाँ पे बी में ए बी है, सी में स्मॉल बी है और डी में बी बाई ए है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। समीकरण 2 दिया है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये, इसमें y का मान पूछा है।
ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल के पहले समीकरण से दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो यहाँ से y का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं x अपान a इक्वल टू वाई अपान बी है। जैसे तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपान बी वाई हो जाएगा, और ये x का मान उठा के हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 था, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। तो x का मान हम पहले समीकरण से निकाल के x का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का मान हम यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो जैसे a इंटू ये a पहले से था और x की वैल्यू a अपान बी वाई है, तो x के प्लेस पे लिखेंगे a अपान बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर अपान बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो b इंटू 1 होगा, b से b कट जाएगा, एक का गुणा अगर हम इस पूरे में करेंगे तो उतना ही होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर वाई प्लस 1 से 1 कैंसिल, b बचेगा, b का गुणा b में करेंगे तो कितना होगा, b स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और यहाँ से y कॉमन हो रहा है ना, तो y को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपान में b इंटू 1 b हो गया, और इक्वल टू में इधर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y अपान b इक्वल टू 1, तो b का मल्टीप्लाई उधर 1 में कर लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि समीकरण इतना का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। यहाँ पे लिखा है ए लेस देन इक्वल टू 4, ए ग्रेटर देन 4, फिर ए लेस देन 2, फिर ए लेस देन 4। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है ना, मूल जो होता है वो डिपेंड करता है उस द्विघात समीकरण के विविक्तिकर के मान पे, और विविक्तिकर का मान होता है डी। अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तभी उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो आइए हम लोग, ठीक है, आइए हम लोग पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0। इसका तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका तुलना कराएंगे। जब हम इसका तुलना कराएंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पे कितना हो जाएगा 1, एक्स की जगह पे एक्स है तो बी की जगह पे कितना हो जाएगा -4, और सी की जगह पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद विविक्तिकर डी का मान हम लोग निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक काम करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि बोला है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो है ना, तो मूल वास्तविक कब नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं है ये हमसे बोला है। ठीक है, तो मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी निगेटिव हो, यानी डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। अब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू ए है, और लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, -4 एकम 4 ए हो जाएगा, है ना, और लेस देन कितना है, 0 है। ठीक है, ये -4a है, उधर भेजेंगे क्या होगा, +4a, तो ये हो जाएगा 16 लेस देन 4a। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों में 4 से भाग कर देंगे या 4 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, है ना। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 भाग में कट जाएगा, तो 4 लेस देन a या a ग्रेटर देन 4, है ना,
या तो ऑप्शन में ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल का निशान है तो ये तो पहले खत्म हो जाएगा। फिर a ग्रेटर देन 4 4 है ना, a का मान 4 से बड़ा है तो ये सही है हमारा, बाकी ये और ये दोनों नहीं होगा। यहाँ पे बोलिए 2 है, यहाँ पे 4 आया हमारा तो ये तो होगा ही नहीं, और यहाँ a का मान 4 से बड़ा है क्वेश्चन में आया है, और यहाँ छोटा बता रहा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा है कि अनुक्रम, ठीक है, इसमें लिखा है अनुक्रम √2 2√2, ठीक है, 3√2, ठीक है, डॉट 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 का 10वां पद, ठीक है, होगा। इसका पूछा है कि 10वां पद क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए बी सी और डी, है ना। पहला ऑप्शन है कड़ी में 242, दूसरा ऑप्शन है कड़ी में 288, तीसरा ऑप्शन है कड़ी में 200, चौथा ऑप्शन है 162। ठीक है, देखिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे प्रथम पद ए का मान कितना है? 2, कड़ी में 2 हो गया। सर्वांतर डी का मान निकालना है तो बाद वाले पद में से पहले वाला पद हम माइनस करते हैं, और हर जगह अगर अंतर समान होगा तभी वो समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 कड़ी में 2 में से अगर हम कड़ी में 2 क्या कर लें, माइनस कर लें, तो ये बराबर होना चाहिए किसके? अगर हम 3 कड़ी में 2 में से माइनस कर लें 2 कड़ी में 2, तो देखिए डी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो √2 आएगा, यहाँ से भी माइनस करेंगे तो 3 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? कड़ी में 2 आएगा। तो हर जगह इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का कौन पद पूछा है? 10वां पद, यानी n का मान दे दिया है 10। ठीक है, तो हमसे an का मान पूछा है। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद का फॉर्मूला an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान हमें 10 रखना है ताकि हमें पता चले कि 10वां पद निकाल रहे हैं। a का मान देखिए यहाँ पे √2 लिखा था हमने, तो ये हो जाएगा √2 प्लस, फिर कड़ी में ब्रैकेट में n का मान 10 दे दिया है, तो लिखेंगे 10 माइनस 1 गुणे डी। डी का मान कितना है? डी का मान हमारा दिया है कड़ी में 2। ठीक है, तो a10 इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9√2। ठीक है, तो a10 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो 10 कड़ी में 2 या 10√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में इसमें कोई 10 कड़ी में 2 नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 10 कड़ी से बाहर है इसको कड़ी के अंदर भेज देते हैं। तो बाहर एक बार है, जब कड़ी के अंदर लिखेंगे तो ये 10 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, तो a10 इक्वल टू हो जाएगा 10 दहाने 100 और दूना 200। ठीक है, तो 18 यानी 10वां पद हमारा क्या होगा? कड़ी में 200 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन में लिखा है 84, दूसरा ऑप्शन में लिखा है 84.44, थर्ड है ऑप्शन में 12.95। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में 13.05। ठीक है, और यहाँ पे सारणी बनाया हुआ है, हमने सारणी नहीं बनाया था, अब हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है वर्ग अंतराल, और यहाँ पे इसकी आवृत्ति या बारंबारता है। ठीक है, यहाँ पे 0 to 5 है, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6 और 10। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी माध्य निकालना हो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है हम उसको ऐसे सारणी के रूप में बना लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है? वर्ग अंतराल, है ना, तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे एक कॉलम में, और एक कॉलम में उसकी आवृत्ति या बारंबारता लिख लेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। वर्ग अंतराल हमारा 0 से 5 है, फिर 5 से क्या है? 10 है, फिर 10 से 15 है, फिर 15 से 20 है। ठीक है, ये हमारे 4 है। फिर यहाँ पे हमारा 0 से 5 में आवृत्ति कितना है? 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है। देखिए 2, 4, 6, 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके बाद सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह x का मान निकालना होता है। ये f का मान हमें पता, हमें x का मान निकालना होगा। तो x इक्वल टू हमने बताया था कि ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, है ना, बटा 2 होता है। ठीक है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा क्या होता है?
2 होता है। तो ये जो इधर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा और इधर वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो ये हमारा निम्न सीमा है और ये क्या है, उच्च सीमा। ठीक, इनको हम जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी, यानी 5 + 0 5 हो गया, उसका हाफ कितना होगा 2.5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 10 + 15 कितना हो गया, मतलब 10 + 5 15 हो गया, और 15 का हाफ कितना हो गया 7.5। तो यहाँ पे जितने का ना अंतर होता है, एक बार अंतर निकाल लेते हैं, 5 का अंतर है ना। ठीक है, तो इसमें हम 5 ऐड करते जाते हैं, जैसे 2.5 में 5 ऐड किए तो 7.5, 7.5 में 5 ऐड करेंगे तो 12.5, 12.5 में 5 ऐड करेंगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद एक कॉलम हम और बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे f इंटू एक्स। f इंटू एक्स में हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनका। देखिए 2.5 इंटू 4 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56 30 की 0 हासिल 3, फिर 6 12 3 15 5 हासिल 6 कम 6 7 75 हो जाएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा ना। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं जोड़ के कितना होता है। ठीक, 75 5 80 है ना, 80 30 कितना हो गया, तो 80 और 30 110, 110 में 175 जोड़ेंगे तो 285 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम f की वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो सिग्मा f होगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 10 10 20 2 22 हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। तो माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 285 हो गया, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 22 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 285 में 22 से भाग कर लेंगे, तो 22 से कम 22 हो गया, 6 बचा 22 ना, 22 में छोटी 66, 3 बार में जो ज्यादा हो जा रहा है 2 ही वाले जाएंगे, तो 22 दूना 44, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पॉइंट आएंगे 0 हो जाएगा, 22 पंजे 110, 22 छक्का 130, 22 28 22 170, 22 9 198 है। तो यहाँ पे 198 आएगा, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ बचेगा 10 में से 9 गया 1 कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना, 22 पंजे 110। ठीक है, तो लगभग हमारे पास 12.95 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे दिख रहा है कि 12.95 है। ठीक है, समझ में आया कि यदि, ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB अपान DE इक्वल टू BC अपान FD हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कब। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी और डी है। पहला ऑप्शन है कि जब एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ई के, दूसरा ऑप्शन है एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल टू डी, फिर एंगल बी इक्वल टू डी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए है, बी है, सी है, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। दूसरा ट्रायंगल क्या है डी ई एफ है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ए बी अपान डी ई, यानी ए बी और डी ई का अनुपात, फिर इधर से बी सी और एफ डी का अनुपात। ठीक है, अच्छा, इसमें ए बी और इधर से लिया था डी ई, तो ए बी अपान डी ई हो गया, फिर इधर से बी सी लिया है ना, और इधर से ले लिया है एफ डी। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, है ना, जब ये 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए समरूपता के कुल 4 रूल होते हैं, डबल ए, ट्रिपल ए, है ना, ट्रिपल एस और साइड सास होता है ना। तो डबल ए तो नहीं लगेगा, ट्रिपल ए भी नहीं लगेगा, ट्रिपल एस भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 ही साइड दिया है। तो हमें साइड एंगल साइड रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें 2 साइड्स के अनुपात बराबर होते हैं और उनकी दोनों साइड्स को बनाने वाली जो कॉमन एंगल होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। यानी हमारा एंगल यहाँ पे B इक्वल होना चाहिए किसके, D के। तो ये B इक्वल है D के, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 D सही है। ठीक है, सुनेंगे बात, ये सास रूल से, साइड एंगल साइड रूल से क्या होगा, ये एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि शीर्ष, ठीक है, शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा।
वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में लिखा है ए बी सी और डी। चारों ऑप्शन में है, पहला है 5, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 7 + √5। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन सही होगा आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, है ना। उस ट्रायंगल में ये देखना होगा, जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो एंगल ए का जो उसका निर्देशांक है 0,4 है, बी का जो निर्देशांक है वो 0,0 मान लेते हैं और सी का जो निर्देशांक है वो 3,0 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसी को अगर हम इसी को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो वो कुछ इस संख्या रेखा पे करें, अक्षों पे अगर इसको हम अच्छे से बनाएंगे तो हमारा ये कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, मान लेते हैं 2 है, 3 मान लेते हैं और यहाँ पे 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है ना 0,0, 0,0 कहाँ पे आता है, मूल बिंदु पे आता है। ठीक है, 0,0 कहाँ पे आएगा, मूल बिंदु पे आएगा। फिर 3,0 हमारा 3,0 एक्स अक्ष पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3,0 हो गया, ये हमारा 0,0 हो गया और थर्ड पॉइंट है 0,4, तो 0,4 हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 0,4। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो एक रेखा जब मिलाएंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ऐसे इधर चला जाएगा और यहाँ से ऐसे इधर चला जाएगा और ये वाला साइड आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। तो देखिए इनका परिमाप पूछा है हमसे, क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप निकालने के दो तरीके, एक तो शॉर्टकट में अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये टोटल कोण कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का बनाएगा और ये पाइथागोरस लग जाएगा इसमें। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 3 इकाई चला है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो ऊपर 4 इकाई गया है तो 4 सेंटीमीटर तक होगा। ठीक है, तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसमें जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस में हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 हो गया। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। तो कर्ण बराबर कितना हो गया बेटा, रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, अंडर रूट में 25 हो जाएगा, है ना। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 का मान 5 होता है। ठीक है, तो ये कर्ण की लंबाई 5 हो गई। हमसे क्या पूछा था, परिमाप। तो किसी भी आकृति का परिमाप अगर हमें निकालना हो, है ना, तो परिमाप बराबर होगा, त्रिभुज है जैसे, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो हम लिखेंगे तीनों भुजाओं का योगफल। क्या लिखेंगे, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तो ये 4 सेंटीमीटर का है ना, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर का है और ये कितना हुआ 5 सेंटीमीटर का हुआ, है ना। तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना हो गया, 5 3 8 और 4 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम इससे लगाएंगे, मतलब ऐसे लिख के, तो दूरी सूत्र की सहायता से पहले हम ए बी का लेंथ निकालेंगे। तो देखिए ए बी बराबर कितना होगा, अंडर रूट में वही हमने माना था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला यही होता है। फिर यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से हम ए बी की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं क्या है, x1 y1 है और इसको क्या मान लेते हैं x2 y2 है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे तो x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू भी 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0, तो लिखेंगे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 4 माइनस 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, कड़ी में 16 का मान 4 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ए बी का लंबाई निकल गया, ऐसे ही हम निकालेंगे बी सी का लंबाई या ए सी का लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकाल लेते हैं। तो ए सी के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू कितना 0 माइनस x2 की वैल्यू कितना है 3 का
होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 0 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 4 माइनस 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ठीक है, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, रूट 25 का वैल्यू होता है 5। ठीक है, ये दो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक साइड और हमारे पास बचा है कौन BC। तो BC का लंबाई अगर हमें निकालना हो, ठीक है, तो BC की लंबाई के लिए भी फॉर्मूला हम वही लिखेंगे x1 माइनस x2 का, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे BC निकालना है तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, हम ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो आइए देखते हैं क्या होता है। x1 है हमारा 0, x2 है 3, तो यहाँ लिखेंगे ना 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर y1 हमारे पास कितना है, y1 है हमारे पास यहाँ 0 और y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 0 माइनस 3 मतलब 9, रूट में 9 हो गया और यहाँ 0 हो गया, रूट में 9 की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, एक बात तो समझ में आया कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर लंबाई का। परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ देना, तो 4 3 7 5 12। ठीक है, तो इसका आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि यदि 3 tan a इक्वल टू 4 हो तो sec a का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 5/4, ऑप्शन सी है 3/5 और ऑप्शन डी है 5/3। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमें जो दिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें लिखा है 3 tan a इक्वल टू कितना है 4, तो यहाँ से हम tan a का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3 गुणा में उधर जाएगा, क्या होगा भाग में। और हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला लाल बटा कक्का, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था क्या साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कॉसेक थीटा। तो टैन थीटा बराबर देखिए क्या होगा, टैन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये हो गया लंब बटा आधार। तो यानी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना, जिसमें यहाँ पे ये मान लेते हैं कोण ए है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है 4, आधार कितना है 3, तो कर्ण हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 16 9 25 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा रूट लगेगा, और रूट में 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमसे क्या पूछा है सेक ए का मान। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, सेक ए बराबर कितना होगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 5 है आधार 3 है, तो 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/3 का मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए बताएं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यदि tan अल्फा है ना प्लस cot अल्फा इक्वल टू 5 है, ठीक है 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा है ना का मान होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन में दिया है 27, दूसरा में दिया है 28, तीसरा में दिया है 23 और चौथा में दिया है 25। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारे पास जो गिवन है पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 5 है। हमें चूंकि एक स्क्वायर में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे tan अल्फा प्लस
कॉट अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो हम फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर अल्फा, b का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस 2ab होगा तो 2 इंटू tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, और हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा आता है, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ये जो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा है इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू इसका मान 1 हो गया बराबर कितना है 25। तो 2 1 कम 2 ही होगा, प्लस में है उधर भेजेंगे क्या होगा माइनस में होगा। तो हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 कितना होगा 23। ठीक है, 23 इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि साइन थीटा है ना, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा यहाँ पे बोला है कि थीटा का जो वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ा या बराबर है और पाई से छोटा या पाई के इक्वल है। ठीक है, पाई नहीं पाई बाई 2 से। ठीक, तो हमसे पूछा है कि थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी है। ऑप्शन ए है हमारे पास 0, ऑप्शन बी है पाई बाई 4, ऑप्शन सी है पाई बाई 2 और ऑप्शन डी है पाई। ठीक है, तो हमें तो एक बात ये समझना होगा कि साइन और कॉसेक का जो वैल्यू होता है हमको उसको लिखना है। अगर मान लीजिए, तो चलिए हम लोग लिख ही लेते हैं, यहाँ 0 लिख लेते हैं, यहाँ 30 लिख लेते हैं, यहाँ 45 लिख लेते हैं, यहाँ 60 लिख लेते हैं और यहाँ पे 90 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान देखना हो तो हम क्या लिखेंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। कॉसेक हमारा साइन का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट करेंगे तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो 2 होगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो √2 होगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0 का वैल्यू अलग अलग है, 30 का भी 30 का भी वैल्यू अलग है, 45 का भी 60 का भी, लेकिन 90 एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे साइन का मान और कॉसेक का मान इक्वल आता है ना। तो पाई बाई 2, 90 को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा। जैसे 90 डिग्री है, रेडियन बदलना है तो पाई बाई 180 से गुणा कर लेंगे तो 9 दूना 18 तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख ही सकते हैं। इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें होगा तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा और 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 होगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, साइन थीटा बराबर √1, √1 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन थीटा बराबर साइन कितने की वैल्यू 1 होती है ये हमें सोचना होगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन 90। अब ये थीटा से कंपेयर कराएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री आएगी और रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाहे हम ऐसे निकाल लें या फिर हमें ऐसे वैल्यू याद रहे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा है ना का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ लिखा है ए है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन नंबर ए में है 1/4, बी में है 1/2, सी में है 3/4 और डी में है 1। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, ये माइनस में है बेटा, उधर भेजेंगे क्या होगा प्लस में। साइन थीटा इक्वल टू जाएगा कॉस थीटा, इंटू में कुछ नहीं है तो हम 1 तो मान ही सकते हैं, क्योंकि इंटू में अगर कोई भी संख्या के साथ कुछ नहीं होता है तो इंटू में हम 1 को मान सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 इंटू में है, इधर आएगा क्या होगा कॉस थीटा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan कितने का वैल्यू 1 होता है तो 45 का वैल्यू होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चा 45 डिग्री है ना। तो अब हमें इसका वैल्यू बताना था, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। तो अब हम यहाँ थीटा का मान 45 रख देंगे, तो साइन पावर 4 45 प्लस
cos पावर 4 45, साइन 45 का मान होता है देखिए 1/√2 इस पूरे के पावर कितना 4, और cos 45 का मान भी वही होता है 1/√2 होता है, इसके पूरे के पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो अब चूंकि ये 2 बार है ना, या तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, चूंकि ये 2 बार है तो हम 2 से गुणा कर लेंगे, इसमें 2 गुणे 1/√2 के पावर कितना 4, समझ बात। तो अब हम आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/√2 के पावर 4 का मतलब होता है 1/√2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे 4 बार करेंगे, ठीक है ना, जितना पावर पे रहता है उतना बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका भी गुणा इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर बोला है एक बिंदु Q से, ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी और डी। ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, चलिए मान लेते हैं ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया है ना। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं एक बिंदु Q पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ऐसे ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है, इधर कहीं है, ठीक है। Q से ये केंद्र से बिंदु Q की जो दूरी है वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो हमसे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ स्पर्श रेखा पर ये कितने अंश का कोण बनाता है 90 अंश का कोण बनाता है। सर्कल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि यदि कोई सर्कल है ना, अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर हम कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं जो यहाँ से टच करते हुए जाता है, तो अगर हम केंद्र को स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो ये यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाता है 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु था, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा से इधर पीछे की तरफ गुजर के जा रहा है, तो इस बिंदु केंद्र O से इस बिंदु Q का जो दूरी है वो 25 है, ठीक है, और ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 24 है। तो हमसे पूछा है कि ये r का मान, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक। अगर ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो ये सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण हमारे पास कितना दिया है, देखिए कर्ण यहाँ पे 25 है तो हमें लिखेंगे 25 का स्क्वायर, लंब हमें पता है r है तो r का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 24 तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, ये प्लस में था इधर आएगा क्या होगा माइनस में, 25 का स्क्वायर पहले से था, 24 का स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तब यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो आर का स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, फिर 11 में से 4 गया 7 गया 4, ठीक। तो r बराबर कितना कड़ी में 49, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछा था तो 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 बोला है कि यदि एक बिंदु P से, क्वेश्चन बोला है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O केंद्र वाले P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, 80 अंश के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और
डी है, ठीक है। ये 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री दिया है, 70 डिग्री है और 80 डिग्री है, ठीक है। तो हम आइए बनाते हैं कुछ ये मतलब इसका फिगर बनाते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, मान लेते हैं ये हमारा O केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है, और किसी बाह्य बिंदु P से, मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पे स्थित है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे टच करते हुए निकल गया, तो ये मान लेते हैं PA है और यहाँ पे क्या है PB है, और यहाँ पे ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 80 अंश का कोण पर झुका हुआ है। तो POA का मान, POA हमको इसका मान बताना है, ठीक है। आई बस में तो ध्यान दीजिएगा कि हमसे ये कोण पूछा है, ये कोण का मान क्या होगा, मान लेते हैं इसको x, ठीक है, हमें x का मान बताना है। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, ठीक है, कि अगर कोई सर्कल है और उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं और केंद्र से उस बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्पर्श रेखा है, यहाँ केंद्र से इसको मिलाए हैं तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगा। फिर ये एक प्रमेय के माध्यम से सिद्ध किया गया था कि यदि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर हमने दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच दिया, ठीक है, किसी दो बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखा हमने खींचा, एक A है और दूसरा B है, ठीक है, सुनाई बात। तो अगर हमने ऐसा खींचा, जब हम इसको केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाता है ना, ये 90 अंश का कोण बनाता है, बाकी इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको केंद्र O को ऐसे P से मिलाते हैं तो ये वाला कोण अगर x होता है तो ये भी x होता है, दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। वैसे ही ये कोण भी अगर y है, मान लेते हैं ये कोण क्या है y है, तो दूसरा नीचे वाला भी क्या होगा y होता है, ये दोनों समद्विभाजित होते हैं, यहाँ भी समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये टोटल 80 था, जब ये समद्विभाजित होगा तो इधर 40 बनेगा ऊपर और नीचे भी क्या बनेगा 40 बनेगा। तो हमसे पूछा है कि इस x का मान क्या होगा, तो ये जो ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, यानी कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होना चाहिए। तो ये 90 है, ये 40 है, तो 130 हो गया। अब बचा कितना, तो 130 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, 50 और बचा, तो ये जो हमारा x है वो 50 आएगा, ठीक है। यानी त्रिभुज AOP में अगर हम देखेंगे तो कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। कोण A हमारे पास कितना है 90 अंश, कोण O हमें नहीं मालूम था वही x था, कोण P का मान हमारे पास कितना है 40 था, तो 180, तो ये 9 4 13 130 हो जाएगा। तो x प्लस 130 बराबर कितना होगा 180, तो x बराबर हो जाएगा ना 180 माइनस 130, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 50, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे बोला है r त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटांश होगा, जिसका कोण थीटांश है होगा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन लिखा हुआ है A B C और D। क्या हो जाएगा थीटा अपान 180 इंटू 2 पाई आर, यहाँ हो जाएगा थीटा अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा है थीटा अपान 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि यदि कोई सर्कल है ना, सर्कल में वैसे बना है और ये इसका सेंटर है वो है, यहाँ से अगर हमने दो रेडियस खींचा, ठीक है, एक r है दूसरा भी r ही होगा, ठीक, और यहाँ पे कोण बना, कोण अगर थीटा अंश का है, ठीक है, तो ये एरिया जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड निकालने का जो फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमें ऑप्शन में पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है यहाँ पे है, तो यानी ये 2 पाई आर वाला ऑप्शन दोनों कट जाएगा, ठीक। अब हम मिलाएंगे कि थीटा अपान 360 कहीं है क्या, इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, बट वहां थीटा अपान 360 है, यहाँ थीटा अपान 180 है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या होगा गलत हो जाएगा। बचा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है थीटा अपान 360 है ना, सॉरी थीटा अपान 720 लिखा है,
थीटा अपान 720 इंटू 2 पाई r² लिखा है। देखिए इसको जब हम 2 से कट करेंगे तो 72 का आधा 36 होता है, तो ये थीटा अपान 360 है ना इंटू पाई r² हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया था और इसका डबल कर लिया था ताकि आप परेशान रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, थीटा अपान 720 2 पाई r²। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसको हल करने पर हमारा ये फार्मूला बनेगा। आई बस में तो उम्मीद है समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक ठोस पाइप का व्यास है, इसमें बोला है कि एक ठोस पाइप का व्यास यहाँ पे बोला है 4 सेंटीमीटर। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त बोला है पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 10 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 140 पाई सेंटीमीटर क्यूब और 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और चूंकि ये आयतन है तो क्यूब इकाई में रहेगा, घन इकाई में रहेगा। ये ठोस पाइप कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। तो यह पाइप हम बना लेते हैं एक ठो, है ना। ये पाइप कैसा होगा, बेलन के आकार का होगा, ठीक है। ऐसे होता है बेलन के आकार का यानी बेलनाकार, ठीक। तो इस पाइप में हमें इसमें क्या बोला है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की उसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आगे बोला है धातु का आयतन बताना है, ठीक। तो सबसे पहले तो एक बात हमें जो दिया है यच का मान, देखिए यच ऊंचाई यच का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका व्यास डी का मान दे दिया है 40 सेंटीमीटर, नहीं 4 सेंटीमीटर दिया है व्यास, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होता है डी का आधा व्यास का आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो आर का मान निकल गया, एच का मान निकल गया। अब बेलन का आयतन का फार्मूला होता है हमारे पास, है ना। बेलन यानी पाइप का आयतन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, पाई r² एच होता है, ठीक। पाई को रहने दीजिए क्योंकि कोई भी ऑप्शन में पाई को हटाया नहीं है, तो हम भी पाई का मान नहीं रखेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। फिर r² एच, आर का मान 2 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे एच, एच का मान 20 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है। तो पाई गुणे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 20, तो 20 चौका 80 पाई और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है इसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना। क्वेश्चन में बोला है आर त्रिज्या के, ठीक है, एक ठोस आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। ये चारों ऑप्शन है 2 पाई r², 4 पाई r², 3 पाई r², 6 पाई r², ठीक है। तो बोला कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ठीक है, इस अर्धगोले का ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो जाएगी, इधर भी है ना। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पूरे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², है ना। टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ये कितना होता है 4 पाई r²। तो अर्धगोला है ना, तो इसका होना चाहिए 2 पाई r², है ना। बट इसमें ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², इसके आधार का क्षेत्रफल और इसमें ऐड होगा, तो आधार का क्षेत्रफल हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² और जुड़ेगा तो इसका आंसर होता है 3 पाई r², ठीक है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है। हालांकि जब आप अर्धगोले का फार्मूला पढ़ेंगे ना, तो अर्धगोले के फार्मूला में इसका यही फार्मूला होता है, 3 फार्मूला होता है, एक आयतन का होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है।
तो ये हमारा टोटल मालूम होता है हमारा इसका कितना 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे ये वाला पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, फार्मूला है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा, है ना। बोला है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 से 20, ठीक है, फिर 20 से 30, 30 से 40, है ना, और 40 से 50। और यहाँ पे इसकी सारणी भी बनाई हुई है। ठीक है, सारणी में ऐसे बनाया हुआ है इसने। पहले यहाँ पे लिखा है वर्ग अंतराल, है ना, और यहाँ पे इसकी बारंबारता है। ठीक, ये है 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता है 2, 8, 12, 18 और 10 है। ठीक है, इसका माध्यक वर्ग पूछा है। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे, है ना। तो एक कॉलम हमारा वर्ग अंतराल के लिए रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉलम हमारा रहेगा उसकी बारंबारता के लिए। ठीक, पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं, उसके आगे लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50। ठीक, और इसकी बारंबारता है यहाँ पे 2, 8, 12, 18 और 10। ठीक है, देखिए माध्यिका वर्ग अगर निकालना हो तो हम बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है ना, पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा। ठीक, संचयी बारंबारता में हम कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, तो बारंबारता का पहला अंक यहाँ लिख लेते हैं, फिर ऐसे तिरछा जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो 2 + 8 कितना हो गया 10, फिर 10 और 12 कितना हो गया 22, 22 और 18 कितना हो गया 40, और 40 और 10 मिलकर कितना हो गया 50। और हम इस बारंबारताओं का योगफल सिग्मा एफ का मान भी निकालते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल एन से भी शो कराते हैं, या एन स्मॉल एन या कैपिटल एन से भी शो करा देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 10 इधर हो गया और इधर हो गया हमारे पास 30, 10 40 और 10 ये कितना हो गया 50। ये दोनों हमेशा सेम सेम आने चाहिए। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ माना जाता है। फिर हम माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम n/2 का मान निकालते हैं। तो n/2 करेंगे तो 50/2 कितना आएगा 25 आएगा। अब इस 25 को हम कहाँ ढूंढते हैं संचयी बारंबारता में। ठीक है, ये 25 को हम कहाँ ढूंढेंगे संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में 0 से 2 तक की वैल्यू ये फर्स्ट वाले में आएगा, 3 से 10 तक इसमें, फिर 11 से 22 तक इसमें आएगा, और 22 के बाद 23 से लेके 40 तक। तो हमारा आंसर चाहिए 25, तो ये इस कॉलम में आएगा 23 से 40 वाले में। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, तो ये माध्यिका वर्ग होगा हमारा, और इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता वो वर्ग अंतराल कितना है 30 से 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 30 से 40। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बारंबारता सारणी का माध्य। यहाँ बोला है एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है 40, 45, 55 और 48। ठीक है, देखिए हम लोगों ने माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन पढ़ा हुआ था। हमारा फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, तो हमसे बहुलक पूछा ही है, और माध्य और माध्यक दे दिया है 30 और 35। तो ये जो माध्य दिया है वो कितना दिया है 30, और माध्यक जो दिया है वो कितना दिया है 35। तो 35 3 105 होता है, और 30 दूना 60 होता है। घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चा 45 आएगा। ठीक है, तो इसका जो बहुलक होगा वो 45 होगा। ठीक है, ये आपको ये फार्मूला आप याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
2024 के ये हर एक सेट में एक क्वेश्चन इस पर बना है इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। तो कभी माध्यक दे देगा, माध्य दे देगा, पूछेगा बहुलक, कभी बहुलक माध्य दे देगा तो माध्य पूछेगा। अगर माध्यक और बहुलक दे दिया तो माध्य पूछ लिया, ठीक है। समझाई नहीं बात? तो ऐसे ही अल्टरनेट कर करके ये पूछता रहता है। समझाई बात? इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। हम बढ़ते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक, लास्ट है ना। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है, तो इसकी प्रायिकता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। ऑप्शन नंबर ए है 3/4, बी है 1/2, सी है 0 और डी है 1, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी घटना अगर निश्चित रूप से घटित होती है तो उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है, क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है, ठीक है, की प्रायिकता हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो या फिर अगर निश्चित घटना की और परिभाषा देखेंगे तो एक ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, उसे निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित घटना जो होता है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं निश्चित घटना क्या होती है भाई। एक ऐसी घटना होती है जो निश्चित रूप से घटित होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया हमने, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि एक पासा को उछाला गया, क्या किया गया, एक पासा को उछाला गया तो 7 से कम संख्या या 7 से कम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास एक, ठीक। तो जब हम कोई एक पासा को फेंकते हैं तो हमारे कुल परिणाम कितने बनते हैं, सैंपल स्पेस में हमारा कुल परिणाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक। ये 6 परिणाम बनते हैं, तो ये हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 परिणाम बनेंगे। और अनुकूल परिणाम में क्या बोला है कि वो 7 से कम अंक आने की प्रायिकता है ना। तो यहाँ पे अगर हम अनुकूल परिणाम को लिखेंगे, ठीक है, तो 7 से कम अंक कौन कौन सा संख्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये सब आ सकते हैं। तो इसका जो अनुकूल परिणाम होगा, है ना, अनुकूल परिणाम ये भी कितना आएगा, 6 आएगा। तो जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, है ना, तो इसकी प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है अनुकूल, है ना, अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है, कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम भी 6 है, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो जब किसी भी क्वेश्चन का या घटना का प्रायिकता अगर 1 आता है तो हम बोलते हैं कि वो कौन सी घटना है, निश्चित घटना है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे प्रायिकता 1 आया तो इसकी ये कौन सी घटना होगी, निश्चित घटना होगी। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा सारा सवाल यहीं पे समाप्त होता है। 20 सवाल थे। उम्मीद है कि आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज कोई चला जाए, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।